शुरुआत में हमने एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू बनाया था एंड आप लोगों की इतनी डिमांड को देखकर हमने एक और क्रू बनाया था जिसमें हमने सिर्फ वर्ल्ड सेंचुरी के लोग रखे थे, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं भरा। तो हम दोबारा आ गए एक और फारसा क्रू लेकर, लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है। हम इस बार इस वीडियो में पायरेट्स को लेकर पायरेट क्रू नहीं बनाएंगे, बल्कि हम मरीन्स को लेकर पायरेट क्रू बनाने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने कुछ रूल्स रखे हैं। पहला रूल ये है कि वो कैरेक्टर अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मरीन्स में सर्व किया होना चाहिए, चाहे वो करेंटली मरीन हो या ना हो। मतलब हम रिटायर्ड मरीन्स या फिर वो मरीन जो अब पायरेट बन चुके हैं, हम उन्हें भी ले सकते हैं। एंड दूसरा रूल है वाइल्ड कार्ड एंट्री, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सो बिना किसी देरी के अपने मरीन क्रू का क्रिएशन शुरू करते हैं। देखो, हमें खतरनाक सा मरीन क्रू बनाने के लिए बहुत सारी मरीन फोर्सेस की जरूरत नहीं है। हमें ना 11 ही क्रू मेंबर्स चाहिए जो कि एसेंशियल होते हैं एक पायरेट क्रू को चलाने के लिए। यानी कि एक कैप्टन, फिर कैप्टन का राइट एंड लेफ्ट हैंड मैन, उसके बाद नेविगेटर, कुक, स्वॉर्ड्समैन, स्नाइपर, आर्कियोलॉजिस्ट, डॉक्टर, स्ट्रेटेजिस्ट एंड एक फाइनली हेल्समैन। हमने क्रू में एक शिपराइट नहीं लिया क्योंकि हमारा हेल्समैन ही दोनों रोल निभा सकता है। अपना कैप्टन तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन कैप्टन से पहले अपने क्रू का नेविगेटर फाइनल कर देते हैं। जो बंदा हम लेने वाले हैं वो करंट एडमिरल्स में से कोई भी नहीं है, लेकिन ये बंदा ना फॉर्मर एडमिरल रह चुका है एंड इवन फॉर्मर फ्लीट एडमिरल भी रह चुका है एंड करंटली ये कमांडर इन चीफ है वर्ल्ड गवर्नमेंट में। तो जिसकी हम बात कर रहे थे देर से, वो है कॉन्ग। ये ना गॉड वैली इंसिडेंट के टाइम पे भी फ्लीट एडमिरल था एंड इसका प्रमोशन फ्लीट एडमिरल से कमांडर इन चीफ में करीबन 27 साल पहले हुआ था। बैटल ऑफ एड वॉर के बाद, जब रॉजर और गोल्डन लायन पायरेट्स की आपस में लड़ाई हो गई थी। एंड इसको ना बहुत ही कम दिखाया गया क्योंकि ये वन पीस के वन ऑफ द मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक है। कॉन्ग की जो पोजीशन है कमांडर इन चीफ, ये फ्लीट एडमिरल के भी ऊपर आती है। आप ऐसा समझो कि ये सीधे 5 एल्डर्स और ईमू को ही रिपोर्ट करता है। एंड मेन बात ये आती है कि कॉन्ग अकेला ऐसा इंसान है जो वर्ल्ड नोबल ना होते हुए भी मारी जॉयज में रहता है। हमारे हिसाब से ना कॉन्ग सबसे इंटेलिजेंट मरीन भी होगा क्योंकि सेनगोकू, गार्प, जी ये सब तो इसके जूनियर रह चुके हैं। कॉन्ग की एज तो अभी तक रिवील नहीं हुई है, लेकिन हमारे हिसाब से वो 90 साल से तो ज्यादा ही होगा। कॉन्ग इतने सालों से सर्व कर रहा है और उसकी बातचीत डायरेक्टली ईमू और 5 एल्डर से है। तो यार कॉन्ग से ज्यादा किसी मरीन को वन पीस वर्ल्ड के बारे में कैसे ही पता होगा। चलो, हमने कॉन्ग के बारे में अब बहुत कुछ जान लिया एंड अब ना हम उसकी पावर्स की बात करते हैं। देखो, कॉन्ग की ना ही कोई फाइट हुई है एंड हमें ये भी नहीं पता कि उसने कोई डेविल फ्रूट खाया भी है या फिर नहीं। उसकी पावर्स भी उसके कैरेक्टर्स की तरह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। एक चीज तो चलो पक्की है कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है तो उसके पास कॉन्कर्स आके तो डेफिनेटली होगी ही। अगर हमें कॉन्ग के बारे में एंड उसकी पावर्स के बारे में और कुछ पता होता तो उसे डेफिनेटली राइट हैंड मैन तो बना ही लेते। कॉन्ग ना परफेक्ट होगा हमारे क्रू के नेविगेटर के रोल के लिए। अब ना अपने क्रू के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इंपॉर्टेंट रोल के लिए मरीन को रिक्रूट कर लेते हैं। तो वो रोल है राइट हैंड मैन एंड इस रोल के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मरीन होगा वो है मंकी डी गार्प। आप में से कुछ लोग गार्प का वेट कर रहे होंगे कैप्टन के रोल के लिए, लेकिन आपको पहले ही बता दूं कैप्टन तो कोई बहुत तगड़ा ही होने वाला है। हमें आपको गार्प के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, उसके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता है। तो हम सीधा ना उसकी पावर्स को डिस्कस करते हैं। देखो, प्राइम गार्प की बात करें तो वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। उसने गॉड वैली में रॉक्स को हराया, मारीन फोर्ड में शीकी को हराया, चिनजाओ का सर एक ही घूसे में टेढ़ा कर दिया था, जो कि पूरे वन पीस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट सर था। एंड करंटली गार्प 78 साल का है, वो अभी अपने प्राइम में भी नहीं है, तब भी उसने हाचिनोसु में आतंक मचा दिया था। उसने सिर्फ एक ही घूसे में सांजुआन वुल्फ को नॉकआउट कर दिया था एंड वो और भी ब्लैक बेल्ट के क्रूमेट से लड़ा था, जैसे पिजारो, वास्को शॉट एंड इवन शीर्यू से स्टैब होने के बाद भी गार्प बहुत तगड़ी फाइट दे रहा था। उसने कुजान के साथ भी एक बहुत बढ़िया फाइट लड़ी थी, जहां हमें उसका एक बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला था, नीला गड्ढा। और वो इन्हीं फाइट्स के दौरान प्रिजनर्स एंड स्वॉर्ड्स के मेंबर को एस्केप करवाने में हेल्प कर रहा था, जो कि अपने में ही काफी अमेजिंग है। एंड उसके और भी पावरफुल मूव्स हैं जैसे गैलेक्सी इंपैक्ट और गैलेक्सी डिवाइड। ये मूव्स उसे वन पीस में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाते हैं। देखो, गार्प तो बहुत पावरफुल है ही एंड वो बस इसीलिए एडमिरल या फिर फ्लीट एडमिरल के रोल पे नहीं आया, क्योंकि अगर वो इन रोल पे आ जाता तो उसके पास ज्यादा फ्रीडम नहीं होती एंड उसे फिर डायरेक्ट ऑर्डर सेलेस्टियल ड्रैगन्स या फिर 5 एल्डर से लेने पड़ते, जो कि उसे पसंद नहीं है। हम ना गार्प को अपने क्रू के राइट हैंड मैन के लिए पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहला तो जो राइट हैंड मैन होता है वही वाइस कैप्टन भी होता है अपने क्रू का। एंड गार्प में बहुत तगड़ी लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि गार्प टीम डायनेमिक्स भी समझता है और बैटलफील्ड भी कंट्रोल कर सकता है। गार्प ना बहुत तगड़ा लीडर भी है, इसलिए वी चूज मंकी डी गार्प एज राइट हैंड मैन ऑफ आवर क्रू। अब ना जो क्रूमेट हमें चाहिए वो ना बहुत एसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए, यानी कि एक बावर्ची। जब गार्प इतने भारी भरकम मूव्स मारेगा तो
उसकी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए एक बावर्ची होना तो मैंडेटरी ही है। एंड आपको पता है इस क्रूशियल रोल के लिए हमने किसको चूज करा है? साइफर को। कमेंट्स में हमें इस बात पर प्यार देने से पहले एक बार सुन लो इस पर हमारा क्या पॉइंट है। देखो, हमें पता है कि उसकी एक लविंग सी फैमिली थी जिसमें उसकी बीवी और उसका एक लड़का था एंड वो अपने सबऑर्डिनेट्स में भी बहुत पॉपुलर था। देखो, इतने केयरिंग बंदे को थोड़ी बहुत कुकिंग तो आती ही होगी, इसलिए हमने जाइफर को चूज कर लिया। और यार फिल्म जी तो सबने देखी ही है, जाइफर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो हम सभी को पता है। उसने अकाइनू, किजारू, कुजान इतने तगड़े तगड़े बंदों को ट्रेन किया हुआ है, और हाँ स्मोकर को भी। उसकी पावर्स की बात करें तो जाइफर के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं था, लेकिन वो गार्प और सेनगोकू की जनरेशन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन था। वो अपने प्राइम में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो गोल्डी रॉजर एंड व्हाइट बियर्ड के अगेंस्ट तक खड़ा हो गया था। एंड करंटली वो बुढ़ा होने के बावजूद भी अच्छा खासा पावरफुल है। उसके शरीर के हिसाब से उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट है एंड उसका प्रोस्थेटिक आर्म भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक सीन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जाइफर, लूफी, जोरो, सांजी तीनों से लड़ता है, पर वो तीनों मिलकर भी जाइफर पर एक हिट भी नहीं मार पाते। जी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो तगड़ा है ही साथ उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इमेंस है कि वो जमीन में घूसा मार के ही शॉक वेव्स ले आता है, वो भी बिना अपने बैटल स्मैशर के। जी के पास डायना स्टोन्स भी है जो कि क्षमता रखते हैं मास डिस्ट्रक्शन की, एंड ये भी कहा जाता है कि ये स्टोन्स इक्वल राइवल है एंशिएंट वेपन्स के। लेकिन जी की तरह ये स्टोन्स भी कैनन नहीं है, इसलिए एक इनहेलर के साथ हम जी को वेलकम करते हैं अपने इस क्रू में। हमने अभी तक अपने क्रू में 3 मेंबर्स ऐड कर लिए हैं एंड तीनों नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स हैं। एक का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कॉन्ग के पास भी कोई डेविल फ्रूट नहीं है। क्यों ना अब अपने क्रू में एक डेविल फ्रूट यूजर लाएं, एंड वो भी क्रू के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल के लिए, जो कि है एक स्वॉर्ड्समैन। एंड इस रोल के लिए हम पिक कर रहे हैं फुजीतोरा को। देखो फुजीतोरा कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हमने ड्रेसरोजा में ही देख लिया था जब उसकी फाइट जोरो और साबो से हुई थी, और कैसे उसने एपिसोड 770 में एफर्टलेसली जैक को हरा दिया जो कि बीस्ट पायलट का ऑल स्टार था। और फुजीतोरा के अंधे होने के बावजूद भी वो पावरफुल एनिमीज को आराम से हरा लेता है क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यार लूफी, जोरो, साबो, करासो जैसे फाइटर से लड़ना है, उन्हें कॉर्नर करना बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक ना हमें फुजीतोरा का फुल पोटेंशियल नहीं दिखा है, मतलब उसे जितना भी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है वो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। फुजीतोरा देख तो नहीं सकता, लेकिन उसकी हियरिंग और सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार तो उसने आसमान में क्लाउड की मूवमेंट्स भी सेंस करके बता दी थी। फुजीतोरा का जो डेविल फ्रूट है ना, जूसी जूसी नोमी, वो उसे अलाउ कर देता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस को मैनिपुलेट करने के लिए। उसकी एबिलिटीज की भी रेंज बहुत ज्यादा है, इवन पूरे आइलैंड तक। वो अपनी पावर से एनिमीज के आसपास की ग्रेविटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पर ही रहते हैं एंड उनके लिए मूव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फुजीतोरा और भी ज्यादा ग्रेविटी इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से एनिमी जमीन के अंदर ही घुस जाता है। वो ग्रेविटी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ग्रेविटी का यूज करके अटैक्स रेपेल कर सकता है, ग्रेविटी का यूज करके ऑब्जेक्ट्स भी अपनी तरफ पुल कर सकता है एंड और भी बहुत कुछ। और फुजीतोरा का स्पेशल मूव अबारे हिमासुरी कैसे भूल सकते हैं, जिसमें वो मीटियोर ही समन कर लेता है। वो ग्रेविटी इंक्रीज करने के साथ साथ ग्रेविटी निगेट भी कर लेता है, जिसके बाद जो उसके आसपास के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लेविटेट करने लग जाते हैं। फुजीतोरा की ना स्वॉर्ड्समैनशिप भी कमाल किया, उसकी तलवारबाजी प्लस उसकी ग्रेविटी एबिलिटीज बहुत तगड़ा कॉम्बो है। हमारे इस मरीन पायरेट क्रू में फुजीतोरा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा स्वॉर्ड्समैन का। अगले जिस रोल के लिए हमें जो मरीन चाहिए वो है एक आर्कियोलॉजिस्ट, एंड ये रोल सुनते ही आपको पता है हम कौन सा बंदा चूज करने वाले हैं, वो है जैगुआर डी सॉल। देखो सॉल ना ऑलरेडी वाइस एडमिरल रह चुका है, इसलिए वो स्ट्रेंथ में भी बहुत तगड़ा ही है। एंड वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास के हिसाब से, जो कि करंटली एग हेड पर है, कि सॉल जब एक मरीन था यानी कि करीबन 20-21 साल पहले, तब सॉल बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो बस्टर कॉल वाली शिप को पानी से उठाकर जमीन पर फेंक देता था। कैनन अटैक्स को तो वो हाथों से ही साइड कर देता था एंड वो कूजान से पूरा फ्रोजन होने के बाद भी सरवाइव कर गया था। देखो सॉल की पावर्स आपको ज्यादा कुछ खास तो नहीं लग रही होगी, लेकिन हम सॉल को अपने क्रू में उसकी नॉलेज की वजह से रख रहे हैं। 22 साल पहले जब ओहारा पे बस्टर कॉल हुआ था, तब सॉल ने ठान लिया था कि वो ओहारा की नॉलेज को डिस्ट्रॉय तो नहीं होने देगा, इसलिए जितना भी हो सका उसने ओहारा की बुक्स को बचाया और उन्हें अपने घर एल्बफ ले गया ताकि वो सेफ रहें। और ये जो 22 साल का समय है उसमें सॉल ने ना बस हिस्ट्री की ही पढ़ाई की है।
इसलिए सॉल ने एक परफेक्ट ऑप्शन होगा हमारे क्रू में एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड कमेंट में जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस एनीमे के टॉपिक पर चाहिए। अब अपने क्रू के डॉक्टर की बात करें तो यार वेगापंक से बेहतरीन डॉक्टर तो कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। वेगापंक ना एक साइंटिस्ट है जो ह्यूमन बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल तक समझता है, मतलब वो कुछ भी क्लोन्स बना सकता है और लाइफ फॉर्म्स को और मॉडिफाई कर सकता है। जो उसकी नॉलेज है वो किसी भी वन पीस वर्ल्ड के डॉक्टर को आराम से सरपास कर देती है, क्योंकि जो डेविल फ्रूट उसने खाया है, ब्रेन फ्रूट, वो उसे अलाउ करता है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नॉलेज स्टोर करने के लिए, और उसे वो हर चीज रिमेम्बर हो जाती है जो वो देख लेता है। वेगापंक ने लुनार्नियन डीएनए से सेराफिम्स बना दिए और एडवांस रोबोटिक्स और कूमा भाई के पानी से पैसिफिस्ट था। वेगापंक ने एक ज़्वान फ्रूट भी रेप्लिकेट कर दिया था युओ युओ नो में, जो कि काइडो का डेविल फ्रूट था जिसका आर्टिफिशियल वर्जन मोमोनोसुके ने खाया था। एंड करंटली एनीमे में एग हेड आर्क चल रहा है एंड वो आइलैंड कितना ज्यादा एडवांस है ये देखकर तो पता चल ही जाता है कि वेगापंक कितना ज्यादा जीनियस है। अगर वेगापंक हमारे क्रू में होगा तो हमारे क्रू का मेडिकल और टेक दोनों ही एडवांस रहेगा। एंड वेगापंक अकेला तो आएगा नहीं, अपने साथ 6 सैटेलाइट्स लेकर आएगा। अरे सॉरी 5, हमें यॉर्क की जरूरत नहीं है। तो फाइनली अगर हमारे क्रू में 5 सैटेलाइट्स आएंगी तो हमारे क्रू को कोई नहीं हरा पाएगा, चाहे वो ब्लैक बियर्ड का क्रू क्यों ना हो। रुक जाओ, क्रू पूरा होने दो, हम ब्लैक बियर्ड के क्रू को भी आराम से हरा देंगे गाइस। तो इसीलिए हम वेगापंक को अपने क्रू में ऐड कर रहे हैं। देखो हेल्समैन के रोल के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला रॉब लुच्ची एंड दूसरा सेंटोमारू। अगर बात शिपराइट के रोल की है तो ऑब्वियसली लुच्ची एक बहुत तगड़ा ही शिपराइट है। लुच्ची ने ना वाटर 7 में गैलेला कंपनी में काम किया था जिसका लीडर आइसबर्ग था, जो कि वन पीस वर्ल्ड के टॉप शिपराइट्स में से आता है। दूसरी तरफ सेंटोमारू को शिपराइट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि यार एक तरफ सेराफिम बनाना एंड दूसरी तरफ शिप बनाने में बहुत अंतर है। अब हेल्समैन की रोल की बात करें तो लुच्ची बहुत फास्ट है, उसके पास सोरू गैप्पो जैसे ताकतवर मूवमेंट स्किल है और कॉम्बैट के टाइम पर उसके फास्ट रिफ्लेक्सेस व्हील्स पर बहुत यूजफुल होंगे। वहीं अगर हम सेंटोमारू को देखें तो उसे देखकर लगता है कि वो शिप को चला ही लेगा, चाहे उसे कोई पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, लुच्ची की तरह। अगर हम कॉम्बैट की या फिर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें आराम से लुच्ची सेंटोमारू को हरा देगा। लुच्ची अगर अपनी अवेकेंड फॉर्म का यूज करेगा तो सेंटोमारू ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। लुच्ची ना शिपराइट, हेल्समैन, कॉम्बैट तीनों में ही सेंटोमारू से आगे है, इसलिए वी चूज लुच्ची एज आवर शिपराइट एंड हेल्समैन। और यार हमारे पास ऑलरेडी ही वेगापंक है जो सेंटोमारू के पैसिफिस्ट और सेराफिम वाले इंस्ट्रक्शंस ओवरराइड कर देगा, तो फिर सेंटोमारू की क्या जरूरत। अगर आगे चलकर हमें अपने क्रू में बॉडीगार्ड ऐड करना होगा तो हम सेंटोमारू को दोबारा बुला लेंगे। देखो हमने अपने 7 क्रूमेट्स तो चूज कर लिए एंड जो लास्ट में अब 4 मेंबर्स बच रहे हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब ना हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि हमारे क्रू के लिए स्ट्रेटेजीज बना सके। तो हमारा स्ट्रेटेजिस्ट होने वाला है कुजान, फॉर्मर एडमिरल एंड करंट ब्लैकबेट पायरेट्स की 10 शिप का कैप्टन। कुजान जब मरीन एडमिरल था तब उसने पूरी की पूरी वॉर फ्लीट्स लीड करी है, बहुत बड़ी बैटल्स मैनेज करी है एंड बहुत अंडर प्रेशर डिसीजंस भी लिए हैं। कुजान ना अपने डिसीजंस बहुत सोच कर लेता है, चाहे वो रॉबिन को ओहारा से एस्केप करवाना ही क्यों ना हो। और उसका जो डेविल फ्रूट है ना, हिए नोमी, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस फ्रूट की हेल्प से वो क्रिएट, कंट्रोल और ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपनी बॉडी को आइस में। वो अपने एनिमी को बर्फ में जमा देता है, जिसके बाद अगर वो बर्फ टूट गई तो उसके एनिमी की मौत ही हो जाएगी। कुजान का डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा पावरफुल तो है ही, साथ साथ वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने स्टार्टिंग से ही गार्ड के साथ ट्रेनिंग करी, जैसे बैटल शिप बैगिंग, जिसमें बिना हाकी एंड डेविल फ्रूट पावर के बैटल शिप में घूसे बजाने होते हैं। कुजान ने हाचिनोसु में गार्प को हराकर ये बता दिया था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मान लिया चलो प्रॉपर 1v1 नहीं था, लेकिन फिर भी कुजान अच्छा खासा पावरफुल है। और हाँ, ये तो सभी को पता है कि उसने ब्लैक बियर्ड का क्रू किसी रीजन से ही ज्वाइन किया होगा, तो इसके पीछे कुछ तो राज है। इसलिए ना हमारे हिसाब से कुजान सबसे परफेक्ट मरीन है स्ट्रेटेजिस्ट के रोल के लिए। हम पिछली वीडियो में स्नाइपर को ऐड करना भूल गए थे, जिस पर कमेंट भी आ गई थी। सो इस वीडियो में हम स्नाइपर के रोल के लिए ले रहे हैं किजारू को। देखो किजारू स्नाइपर तो नहीं है, लेकिन उसका जो डेविल फ्रूट है पीका पीका नोमी, उसकी हेल्प से वो एक परफेक्ट स्नाइपर बन सकता है। किजारू ना डेडली लेजर बीम फायर कर सकता है, वो भी लॉन्ग रेंज से एक पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ, जो कि एक स्नाइपर को चाहिए होता है। इसका जो मूव है ऐसा कानी नो मगातुमा, इसमें किजारू बहुत सारे लेजर बीम्स एक साथ छोड़ता है, जिससे बैटल फील्ड में मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है। किजारू ना स्नाइपर रोल के लिए बेस्ट है, क्योंकि किजारू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है एंड उसके मूवमेंट्स देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किजारू का रिएक्शन टाइम, एम, टारगेट सब टॉप नॉच है।
वो बहुत किलोमीटर दूर से टारगेट स्नाइप कर सकता है, मूविंग शिप पे एनिमीज मार सकता है, वो भी बहुत इजीली, और वो फाइट भी लॉन्ग डिस्टेंस पर ही लड़ता है। बस यही कुछ रीजंस की वजह से हमने किजारू को एज अ स्नाइपर चूज करा अपने क्रू में। देखो राइट हैंड मैन तो हमने स्टार्टिंग में ही चूज कर लिया था, बारी है लेफ्ट हैंड मैन चूज करने की। एंड इस पोजीशन के लिए हम पिक कर रहे हैं सेन गोकू को। सेन गोकू स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन हमारे इसको चूज करने के पीछे मकसद कुछ और ही है। हमने सेन गोकू को इसलिए चूज करा क्योंकि यार जो गार्प एंड सेन गोकू का डुओ था उनके प्राइम में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हम पहले भी बता चुके हैं कि इन दोनों ने मिलकर शीकी को हराया था, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड रॉजर ने भी ये कह रखा है कि सिर्फ 2 ही मरीन्स हैं जो उसके लायक हैं, एक है गार्प एंड दूसरा है सेन गोकू। सेन गोकू की ना फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग है, कैसे उसने एक ही हाथ से मारिन फोर्ड में गार्प को रोक दिया था। सेन गोकू का ना जो डेवल फ्रूट है हितो नोमी मॉडल दाइबात्सु, वो उसे एक जायंट बुद्धा में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करता है। इस फॉर्म में सेन गोकू के पंचेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं एंड मैसिव डैमेज करते हैं। वो अपने हाथों से गोल्डन शॉक वेव्स भी रिलीज करता है एंड वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उसने इवन ब्लैक बेल्ट पायरेट्स को भी उड़ा दिया था। एंड सेन गोकू के पास कॉन्कर्स हाकी भी है, इसलिए वो हमारे क्रू में परफेक्ट होगा लेफ्ट हैंड मैन के लिए। गार्प एंड सेन गोकू के साथ अपना अनबीटेबल डुओ भी पक्का हो गया है, क्यों ना अब अपने क्रू में कैप्टन लाके मॉन्स्टर ट्रियो भी फाइनल कर देते हैं। कैप्टन के रोल के लिए साकाजुकी से बेटर कोई भी नहीं है, एंड करेंटली बताऊं तो साकाजुकी से पावरफुल मरीन भी कोई नहीं है। साकाजुकी एक स्ट्रॉन्ग फाइटर तो है ही, साथ ही साथ उसकी लीडरशिप भी कमाल की है। और वो स्ट्रॉन्ग तो बहुत है ही क्योंकि समिट वॉर के टाइम व्हाइट बियर्ड का इतना पावरफुल अटैक खाने के बाद भी वो लड़ता रहा जैसे कुछ भी ना हुआ हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ पंक हैजार्ड में आओकिजी को हराना जो बैटल 10 दिन तक चली थी। एंड उसका जो डेवल फ्रूट है मैगू मैगू नो मी, वो ना वन पीस वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेवल फ्रूट है। और मरीन फोर्ड में उसने एस का डोनट बना के ये तो बता ही दिया था कि मैग्मा फ्लेम से आ जलती है। अगर हम साकाजुकी को अपने क्रू में लेते हैं तो हमारा क्रू मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके जो मैग्मा वाले अटैक्स है ना वो बहुत ज्यादा ही ओवर पावर्ड है एंड वो ऑलमोस्ट कुछ भी मेल्ट कर सकते हैं। एंड उसकी कॉन्करर्स हाकी अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि कोई इतने बड़े पोस्ट पे बैठा है बिना कॉन्करर्स हाकी के। इन्हीं रीजंस की वजह से हम अकाइनो को अपने क्रू का कैप्टन बना रहे हैं। और हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला मरीन हम आप लोगों पर छोड़ रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इस क्रू का वाइल्ड कार्ड कौन होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।